हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस नई वीडियो में आपका स्वागत है। ये एक नई सीरीज है जिसमें हम 50 इंग्लिश ग्रामर के रूल्स कवर करने वाले हैं, वो भी 100 मिनट के अंदर। 100 मिनट्स में हम 100 रूल कवर करेंगे। तो ये रूल 1 से 5 तक हम इस वीडियो में कवर करेंगे। आपको 10 वीडियो मिलेंगे और ये मैं आपको लगभग 10 दिन के अंदर मैं इस पूरी सीरीज को खत्म कर दूंगा। तो ये इसमें हम 1 से लेकर 5 तक कवर कर रहे हैं। इसको मैं प्रस्तुत करूंगा प्रवीण भारती। ये क्रैश कोर्स की तरह इसको लो आप, कि मतलब कि जो बहुत सारे ग्रामर के जो रूल्स हैं, पूरे पूरे चैप्टर्स, उसमें से 50 रूल कौन से हैं जो आपको याद करके जाने ही जाने हैं। राइट, चलो शुरुआत करते हैं इसकी। आई होप आपको इसमें समझ में आएगा। ये हमारा रूल नंबर 1 है। क्विक हम कर रहे हैं, क्रैश कोर्स कर रहे हैं, इसलिए हम थोड़ा सा स्पीडली इसको करेंगे। राइट, तो रूल नंबर 1 हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से समझो। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से मैंने यहाँ पे लिया है। इसमें आपको दो यहाँ पर वर्ड्स दिखाई दे रहे हैं, मैनी और मैनी। एक मैनी आपने अक्सर देखा होगा, हम अक्सर मैनी इस्तेमाल कर भी लेते हैं। मैनी के बाद में आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मैनी के बाद में आपको नाउन और वर्ब, इस एन का मतलब है नाउन और वी का मतलब है वर्ब, कि मैनी के बाद में आपको जो नाउन इस्तेमाल करनी है वो प्लूरल इस्तेमाल करनी है, पी मतलब प्लूरल है, और वर्ब भी प्लूरल इस्तेमाल करनी है। मतलब मैनी के बाद में नाउन भी और वर्ब भी दोनों क्या आएंगी, प्लूरल आएगी। लेकिन मैनी ए के लिखे होने पर, अगर सेंटेंस में मैनी ए लिखा है तो फिर दोनों चीजें सिंगुलर हो जाएंगी। अब नाउन और वर्ब आपको पहचानना आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एग्जांपल बताता हूँ आपको। इसमें देखो, अगर मैनी ए दे रखा है, मैंने क्या बताया कि मैनी ए के बाद में आपको दोनों चीजें सिंगुलर इस्तेमाल करनी है, नाउन भी और वर्ब भी। तो मैनी ए दिया है तो स्टूडेंट सिंगुलर है, तो इन दोनों में से क्या इस्तेमाल करेंगे, हैज आएगा। फिर आगे चलकर अगर आपको यहाँ पे एडजेक्टिव दे रखा है तो वो भी ध्यान रखो कि वो भी सिंगुलर इस्तेमाल किया जाएगा मैनी के बाद में। बात समझ में आ रही है। अगर मैनी होगा, खाली मैनी लिखा होगा, तो दोनों चीजें कैसे आएंगी, नाउन भी और वर्ब भी दोनों प्लूरल आएंगे। तो देखो एम ई एन मैन प्लूरल होता है और हैव दे रखा है तो यहाँ पे। फिर तीसरे वाले में मैनी दे रखा है तो मतलब इसके बाद में ये प्लूरल होगा, ये बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पर भी आपको प्लूरल दे रखा है और ये भी यहाँ पे प्लूरल है। तो इसको याद कैसे रखें कि देखो मैनी ए, इस ए का मतलब क्या होता है, ए का मतलब होता है एक, और एक मतलब सिंगुलर। तो ध्यान रखना कि मैनी ए के बाद में नाउन भी और वर्ब भी दोनों कैसे आएंगे, सिंगुलर आएंगे। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ और एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे कि मैनी दे रखा है तो मैनी कार्स बिल्कुल ठीक होगा, वर्ब बिल्कुल ठीक है। मैनी दे रखा है तो स्टूडेंट्स नाउन प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल है। मैनी ऑफ अगर दे रखा है तब भी यही रूल फॉलो करेंगे, बुक्स आएगा और यहाँ पे आर आएगा। बात समझ में आ रही है। लेकिन अभी थोड़ा सा इसके बारे में की पॉइंट्स ध्यान रखो, कि जैसे कि मैनी तो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं, जैसे मैनी बॉयज, राइट, एग्जाम्पल मैनी स्टूडेंट्स, इस तरह से। लेकिन जो मैनी ए का इस्तेमाल है वो हम अक्सर कहाँ देखने को मिलता है, वो फॉर्मल, लिटरेरी और पोइटिक, जब राइटर्स इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। मैनी ए के बाद में हम दोनों चीज़ें सिंगुलर तो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन ये प्लूरल होती हैं। जैसे यहाँ पर ध्यान दो, मैनी अ, अब देखो रूल पे अगर हम जाएंगे तो मैनी के बाद में ट्रैवलर मतलब नाउन सिंगुलर आएगा, एस एन, और ये भी एस वी इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। ये तो रूल तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैनी ए दे रखा है तो इसका मतलब ये ड्रीम सिंगुलर है, हैज़ भी यहाँ पे सिंगुलर दे रखा है, तो रूल तो हमारा बिल्कुल ठीक है। लेकिन इसको सेंस इसका पकड़ो आप, कि मैनी अ ड्रीम मतलब एक से ज़्यादा ड्रीम्स की बात हो रही है जो शटर कर जाते हैं रियलिटी में। शटर मतलब कि वो टूट जाते हैं रियलिटी में। इतना हमने समझना था। कोई मैनी हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं एवरीडे लाइफ में, लेकिन मैनी का जो इस्तेमाल है वो फॉर्मल करते हैं, लिटरेरी फॉर्म में, पोइटिक टोन में इसका ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर सेकंड की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रूल नंबर सेकंड है। रूल नंबर सेकंड और थर्ड लगभग एक जैसा है, तो उसको ध्यान से समझना कि जब दो समझ जाओगे तो तीसरा भी अपने आप आ जाएगा। अब इसमें यहाँ पर देखो, नो सूनर के बाद में देन का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ये तो हुई एक बात, नो सूनर के साथ में देन का इस्तेमाल करते हैं। अब ये चीज़ समझो, नो सूनर होता क्या है। देखो आपको ये एक दिख रहा है और एक यहाँ पे, मतलब ये पेयर आपको दिखाई दे रहा है कि नो सूनर के साथ में देन इस्तेमाल करने, मतलब पार्टनर आपको दिखाई दे रहा है। तो जब भी कभी जो पेयर वाले हमारे जो कंजंक्शंस होते हैं उनको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं, जैसे कि ईदर और, नीदर नोर, तो वो हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शंस के अंदर आते हैं। तो दिस इज कोरिलेटिव कंजंक्शंस, पेयर यूज डिस्क्राइब टू इवेंट्स। अब देखो इनका, इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है कि इसमें दो इवेंट्स के बारे में बात की होगी। मतलब इसका इस्तेमाल हम कब करते हैं, इसका इस्तेमाल तब करते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझो कि नो सूनर हैड ही लेफ्ट द हाउस, कि जैसे ही, इसका हिंदी में मतलब होता है जैसे ही, जैसे ही और वैसे ही। कैसे, जैसे ही वैसे ही क्या है, नो सुनर हैड ही लेफ्ट, जैसे ही उसने घर छोड़ा, घर से निकला वह, इट स्टार्टेड रेनिंग, वैसे ही बारिश होगी। तो उसमें दो इवेंट की बात हो रही है और एक के बाद एक की बात हो रही है। तो उस केस में हम नो सुनर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे इसमें सेकंड वाले में समझो, नो सूनर डिड द स्नो स्टॉप, कि जैसे ही बर्फ रुकी और बच्चे बाहर निकल गए। देन तो दो, इसमें दो सेंटेंसेस की बात हो रही है, दो इवेंट्स की बात है, वो एक के बाद एक की बात हो रही है। अब ये तो हुआ ठीक है।
कि भाई ये हम कब इस्तेमाल करते हैं, ये कंजंक्शन होता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है जो पेयर में चलते हैं। लेकिन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा, देखो आपको जब भी क्वेश्चन नहीं आ जाए तो इसमें आपका श्योरिटी है कि आपको बिल्कुल सही नंबर मिलने वाला है। कैसे कि जब भी कभी आपको इसमें पार्टनर देखो, सबसे पहले तीन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले नो सुनर आएगा तो पार्टनर चेक करो उसमें देन है कि नहीं है, देन इस्तेमाल करना है आपको। जैसे नो सुनर दिया है तो देन आपको चेक करना है, पहली चीज़ ये। गलती क्या आ सकती है, गलती ये आ सकती है कि उसमें वो THEN दे सकता है जो हमारा एडवर्ब होता है, तो ये भी ध्यान रखना है कि उसमें ई दिया है या ए दिया है, या फिर वो यहाँ पे वैन दे सकता है, तो वो ध्यान रखना है। वैन भी गलत है और देन भी गलत, तो ये आपने समझ लिया कि भाई देन यहाँ पे चेक करना है। दूसरा आपको चेक करना है इन्वर्जन। इन्वर्जन, अब ये इन्वर्जन क्या है, इन्वर्जन एक फॉर्म होती है। इन्वर्जन में होता क्या है कि सबसे पहले वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सबसे पहले वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सो इन्वर्जन क्या है, द ऑक्सिलरी वर्ब अपीयर्स, मतलब कि जो वर्ब है वो पहले आती है किससे, सब्जेक्ट से। जैसे इसमें भी देखो यहाँ पर ये वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब, और ये ही सब्जेक्ट है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इन्वर्जन बोल रहे हैं। तो गलती क्या होगी, अगर एग्जाम में इस तरह से लिखा हो कि नो सूनर ही हैड, ही पहले लिखा हो हैड बाद में, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो पहली चीज़ देन, दूसरा इन्वर्जन चेक कर लिया, देखो नीचे वाले में भी इन्वर्जन होगा, इसमें वर्ब दे रखी है और यहाँ पर ये सब्जेक्ट दे रखा है, तो VOS। तो इन्वर्जन भी देख लेना, अगर ऐसे लिखा हो कि नो सुनर द स्नो डिड स्टॉप, तो ये भी यहाँ पे गलत होगा। तो दो चीज़ें हमने समझी, पार्टनर देखना है, उसके बाद इन्वर्जन चेक करना है, V+S दिया है नहीं दिया। तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है, अगर हैड दे रखा है तो V3 का इस्तेमाल करना है। जैसे यहाँ पे समझो आपको हैड दे रखा है तो लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, यहाँ पे आपको लीव दे सकता था वो, ठीक है, वो भी आपको ध्यान रखना है। अगर डिड दिया होगा, अगर डिड दिया होगा तो फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। कहाँ पे, थोड़ा सा आगे चल के आपको एकदम से यहाँ पे वर्ब दिया होगा स्टॉप, यहाँ पे स्टॉप भी कर सकता था वो कि नो सुनर डिड द स्नो स्टॉप्ड फॉलिंग। तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का, तीन बातों, कौन सी, पहली चीज देन, इन्वर्जन, और हेड के साथ V3 और डिड के साथ V1। थोड़ा सा और आगे चलते हैं। अगला जो रूल है हमारा वो भी बिल्कुल एक जैसा है, हमारा रूल नंबर थर्ड। इसमें भी बिल्कुल यही तीनों बातों का आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसमें सिर्फ इतनी चीज ध्यान रखनी है कि इस बार हार्डली, बेरली, स्कार्सली है। कैसे, इनका मतलब क्या होता है, इनका मतलब होता है मुश्किल से। वहां पर क्या था, जैसे ही। यहाँ पर हार्डली, बेरली, स्कार्सली, ये भी एक तरह का क्या होता है, कंजंक्शन होता है। कौन सा कंजंक्शन है हमारा ये, आप मुझे बता सकते हो, कोरिलेटिव कंजंक्शन, क्योंकि ये पेयर में चल रहे हैं। यहाँ पे भी दो इवेंट की बात हो रही है, एग्जाम्पल से समझेंगे इसको। स्कार्सली हैड दे अराइव्ड एट द बीच, कि मुश्किल से वे बीच पर पहुंचे थे। वैन दे सॉ अ स्टॉर्म अप्रोचिंग, कि वो मुश्किल से ही बीच पर पहुंचे थे, उन्होंने देखा कि भाई तूफान आ रहा है। तो भाई दो इवेंट की बात हो रही है ना, तो मुश्किल से इसका मतलब है मुश्किल से, स्कार्सली। अब जब भी होगा तो क्या चीज़ ध्यान रख, जैसे कि लाइक नो सुनर के बाद देन लगा रहे हैं, सेम चीज़ है इसमें भी। क्या चीज़ देखना है भाई, उसमें तो हम देन इस्तेमाल कर रहे थे, इसमें सिर्फ हमें वैन इस्तेमाल करना है, बाकी रूल सेम होगा। कैसे, यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले जब स्कार्सली दिया है या फिर बेरली दिया है या फिर हार्डली दे रखा है, तो सबसे पहले तुरंत आप देखोगे पार्टनर क्या है। अब देखिए यहाँ पे वैन, ध्यान रखना है, उसमें देन इस्तेमाल कर रहे थे, तो आपको ध्यान रखना है अगर यहाँ पे देन दे रखा है तो गलती है, THEN दे रखा है तो गलती है। इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है, सबसे पहली चीज। दूसरा, इन्वर्जन ऑलरेडी बता चुका हूँ, इसके तुरंत बाद इन्वर्जन V और S दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, इन्वर्जन है। अगर हैड दिया है तो क्या इस्तेमाल करना है, V3 इस्तेमाल करना है, वर्ब की तीसरी फॉर्म। अगर ये इस तरह से लिखा हूँ यहाँ पे, अगर इस क्वेश्चन इस तरह से होता है एग्जाम में कि स्कार्सली हैड दे अराइव, बस इतना होता है यहाँ पे, तब भी सही लग रहा है हमें क्वेश्चन, लेकिन नहीं, हैड के साथ में थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल हमें हमेशा करना है। तो बात समझ में आ रही है आपकी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, देखो ये तो एक कह सकता हूँ कि क्रैश कोर्स की तरह इसको लो। नोट्स आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में PDF लिखो, आपको मैं PDF प्रोवाइड कर दूंगा, पूरा उसमें अच्छे से समझ लेना, ठीक है। चलो हम थोड़ा सा और कंपैरिजन करते हैं, कुछ और रूल्स एक बार देख लेते हैं, ध्यान से एक बार रिवाइज करते हैं। ये सब चीज़ें मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि भाई नो सुनर दिया है तो देन इस्तेमाल करेंगे, हार्डली आएगा तो वैन आएगा, स्कार्सली आएगा तो वैन आएगा, बेयरली आएगा तो वैन का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन में एक बार समझ लेते हैं। भाई नो सुनर आया तो तुरंत देखो देन दे रखा है, पहली चीज़। इन्वर्जन भी है इसमें, V और S, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। हार्डली दे रखा है तो वैन आएगा, इन्वर्जन चेक करो, ये V है और ये ऐसे इन्वर्जन है, हेड के साथ थर्ड फॉर्म है। यहाँ पे अगर एंटर लिखा होता तो क्वेश्चन गलत हो जाता। स्कार्सली दे रखा है तो ध्यान दो वैन दे रखा है, इन्वर्जन भी है, थर्ड फॉर्म भी है, क्वेश्चन सही है। बेयरली दिया है, इन्वर्जन है, वैन भी दे रखा है, थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं, तीन रूल हमने डिस्कस कर लिए हैं। अब हम आगे चलते हैं रूल नंबर 4 की तरफ। अब ये जो ये रूल नंबर 4 है, इसमें हम दो वर्ड्स इसमें डिस्कस कर रहे हैं, वो हमारा है अनटिल और अनलेस। अनटिल और अनलेस ये हमारा सब ऑर्डिनेट कंजंक्शंस होता है, ये मैंने कंजंक्शन के रूल्स ही ले रखे हैं। जैसे इसमें वहां पर क्या था, वहां पर ये दो जो पेयर में चलते हैं उसको हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस बोलते हैं,
यहाँ पर ये सब ऑर्डिनेटिव कंजंक्शन है। आई होप आपको कंजंक्शन के बारे में पता होगा। तीन तरह के कंजंक्शन होते हैं, कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव, सबऑर्डिनेटिव और लाइक मुझे बताओ जरा तीसरा कौन सा है हमारा? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, कोऑर्डिनेटिंग, सबऑर्डिनेटिंग और कोरिलेटिव कंजंक्शंस। जो हमारे जैसे कि ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हैं हमारे। कोरिलेटिव कौन से थे? जो मैंने अभी आपको बताया, जो पेयर में चलते हैं, ठीक है। चलो, एक हमारा फैन बॉयज होता है, फैन बॉयज, फैन बॉयज। तो आप मुझे बताओ अगर आपको उससे कुछ याद आ रहा है, राइट। चलो, मैं इसको यहाँ पे समझा देता हूँ आपको। अनटिल और अनलेस, पहली चीज समझो, अनटिल और अनलेस के आने पे जो इसका जो सेंटेंस होगा वो नेगेटिव कभी नहीं बनेगा। वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन ध्यान दो, अनटिल अनलेस का इस्तेमाल हम कम करते हैं। अनटिल का इस्तेमाल किया जाएगा टाइम के लिए, और अनलेस का इस्तेमाल किया जाएगा कंडीशन के लिए। अनटिल इज यूज टू इंडिकेट द टाइम, और अनलेस का इस्तेमाल करते हैं कंडीशन बेस किया जाएगा। जैसे यहाँ पर समझो, एग्जाम्पल पे थोड़ा नजर डालो, एग्जाम में गलती क्या आएगी। जैसे यहाँ पे दे रखा है, दो आपको छोटे छोटे सेंटेंस दिखाई देंगे जिसको हम क्लोज बोलते हैं। जैसे कि एक क्लोज ये है, एक हमारा ये है। देखो ध्यान से समझो, आई विल वेट अंटिल यू अराइव, मैं वेट करूंगा जब तक तुम नहीं आ जाते हो। तो देखो यहाँ पर टाइम की बात हो रही है कि भाई वेट करना है आपको, तो वही कोई पर्सन आ ही जाएगा, तो टाइम की बात हो रही है, तो अंटिल यहाँ पे बिल्कुल सही है। अभी मैं ये बता रहा हूँ कि अंटिल आप टाइम के लिए इस्तेमाल करोगे। अब यहाँ पे लिखा है अनलेस यू अपोलोजाइज, जब तक तुम माफ़ी नहीं मांगते हो, आई वॉन्ट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगा। तो इस केस में क्या दिख रहा है आपको? इसमें कंडीशन है, चाहे टाइम कितना भी निकल जाए, लेकिन अपोलोजाइज मतलब गलती मानना, वो एक कंडीशन बेस है, कंडीशन, राइट। तो ये तो चीज़ हमने समझ ली कि भाई अनटिल का इस्तेमाल टाइम के लिए और अनलेस का इस्तेमाल हम कब करते हैं? कंडीशन के लिए। अब क्वेश्चन जरा देख लेते हैं कि एग्जाम में गलती कहाँ आ सकती है। देखो ध्यान से समझो, अनलेस दे रखा है, अनलेस दे रखा है आपको इस वाले चार क्वेश्चन में, इसमें से दो सही हैं, दो गलत है। पहली चीज़ तो समझो, अनलेस यू वॉन्ट स्टडी हार्ड यू वॉन्ट पास द एग्जाम, तो ये भी कंडीशन है, जब तक तुम नहीं पढ़ोगे कैसे पास हो जाओगे? ठीक है, ये चीज़ तो ठीक है कि अनलेस बिल्कुल ठीक है। दूसरी चीज जो सबसे जरूरी बताने वाला हूँ कि अनलेस जब भी दिया होगा, तो अनलेस के साथ वाला जो सेंटेंस होगा, जो क्लोज दे रखा होगा, वो कभी नेगेटिव नहीं बनेगा। ऐसी अनटिल के साथ में भी है। जैसे अनलेस यू वांट स्टडी हार्ड, तो ये जो अनलेस के साथ वाला जो हमारा जो सेंटेंस होगा, जो क्लोज होगा, वो नेगेटिव कभी नहीं बन सकता, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव होता है, नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ये। तो कैसे बनेगा? अनलेस यू स्टडी हार्ड, ये बनेगा ऐसे, ये वाला ठीक है। यू वॉन्ट पास द एग्जाम, तो ये यहाँ पे बिल्कुल ठीक है। ये सेकंड वाला नेगेटिव हो सकता है, लेकिन ये वाला नहीं होगा। जैसे इसमें और समझो, यहाँ पर तीसरा में क्या दे रखा है? ओके, अनलेस यू वॉन्ट अपोलोजाइज, जब तक तुम माफी नहीं मांगते हो, आई वॉन्ट फॉरगिव यू, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा या फिर करूंगी। तो देखो अनलेस के साथ में जो इसके साथ वाला सेंटेंस लिखा है, वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, इसकी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये अपने आप में ही नेगेटिव है। तो सही क्या बनेगा? अनलेस यू अपोलोजाइज, ये ऐसे बनेगा सही, तो ये ठीक है और ये वाला ठीक है। सेकंड वाला आ सकता है, आई वॉन्ट फॉरगिव यू, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि अंटिल के जो साथ वाला जो क्लोज है हमारा, वो कौन सा है। तो ये चार तो हमने समझ लिए। अब हम समझने वाले हैं 5, 6, 7 और 8, इसमें से भी दो सही हैं, दो गलत हैं। इसको एक बार समझा देता हूँ आपको। इसमें हम बात कर रहे हैं, अंटिल की बात कर रहे हैं कि भाई अंटिल तो हमारा टाइम बेस होता है, कि दे वॉन्ट स्टार्ट द गेम, तो गेम की बात हो रही है, तो कहीं ना कहीं किसकी बात होगी? जैसे ट्रेन की, गेम की, तो वो हमारा किस पर बेस करता है? उस पर अंटिल लगा सकते हैं। देखो इसमें समझो, अब देखो इसमें दिया है दे वॉन्ट स्टार्ट द गेम, तो क्या ये हमारा नेगेटिव बन सकता है? बिल्कुल बन सकता है। अंटिल द रेन विल स्टॉप, जब तक बारिश नहीं रुकेगी तब तक गेम है जो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई जो रेन है वो चली रही है, चली रही है, चली रही है, टाइम बेस है ना, कि खत्म हो ही जाएगी। अंटिल दे रखा है, तो अंटिल के साथ वाला ये वाला जो हमारा क्लोज दे रखा है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता। ध्यान रखना कि पहले वाला ही नहीं होता हर बार। आपको ध्यान रखना कि अंटिल अनलेस के साथ वाला जो होगा, तो हमारा कौन सा सही है यहाँ पर? हाँ, दूसरी चीज और मैं समझाने वाला हूँ आपको। यहाँ पर ये पांचवा भी हमारा गलत है। पहली चीज तो ये कि भाई वो नेगेटिव ना हो, वो नेगेटिव ना हो, पहली चीज। दूसरा, उसमें कभी भी आपको अगर ये कोई विल दे रखा है, शैल दे रखा है, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा, ये कभी भी इस्तेमाल नहीं होगा। कैसे? विल शैल का इस्तेमाल करोगे ही नहीं, तो दे वॉन्ट स्टार्ट द गेम अंटिल द ट्रेन स्टॉप्स, ये ठीक होगा। इसको फ्यूचर में नहीं बनाओगे तो सेंटेंस हमारा ये ठीक है। बस एक तो नेगेटिव चेक करना है और विल शैल चेक करना है आपको, फ्यूचर में कभी नहीं होगा। तो आई कांट लीव द ऑफिस, में ऑफिस से नहीं जा सकता अंटिल माई बॉस वॉन्ट कम बैक। देखो यहाँ पर क्या है? वॉन्ट कम बैक, क्या ये ठीक होगा? यहाँ पर गलत।
फिर क्या आएगा, माई बॉस कम्स। अब आपको सर ऊपर वाले में तो वॉन्ट लग रहा है, मैंने आपसे क्या कहा, अनटिल और अनलेस के जो साथ वाला होगा वो नेगेटिव नहीं हो सकता, कभी भी फ्यूचर नहीं हो सकता, फ्यूचर में नहीं होगा, तो वो ध्यान करना है आपको। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा ना। ठीक है, अनलेस की बात हो रही है 4 सेंटेंस में, तो आपको ध्यान रखना है कि अनलेस के साथ वाला इसकी बात हो रही है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ना ही फ्यूचर में होगा। इसी तरह से अनटिल की बात मैं कर रहा हूँ। कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, अगले रूल में जब मैं समझाऊंगा तो इसको फिर से समझा सकता हूँ आपको। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। और आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। रूल नंबर 5 आज का हमारा आखिरी रूल है, इसमें ज़्यादा सिर्फ आपको चीज़ें समझनी है। कुछ ऐसे हमारे वर्ब्स होते हैं, कुछ ऐसे हमारे वर्ब हैं जिसके साथ में कभी भी कोई प्रेपोजिशन नहीं आती है। वर्ब्स दैट डू नॉट टेक प्रेपोजिशंस। वैसे तो वर्ब के अलावा एडजेक्टिव्स भी होते हैं, एडवर्ब्स भी होते हैं जिसके साथ हमारी प्रेपोजिशन नहीं आती है, कुछ फिक्स होते हैं, राइट। लेकिन यहाँ पर मैं वर्ब की बात कर रहा हूँ, जैसे डिस्कस, इसमें से कुछ तो बहुत ज़रूरी है, जैसे डिस्कस कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, डिस्कस हो गया, एंटर हो गया, कंप्राइज हो गया, राइट, अप्रोच हो गया। ये सारे ऐसे वर्ब हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिस्ट बनाई है, तो आप इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ में से अच्छे से पढ़ना। जैसे डिस्कस दिया है, तो वी डिस्कस द प्लान, बिल्कुल ठीक है, वर्ब दे रखी है, तो उसके साथ में आपको कभी भी कोई भी प्रेपोजिशन नहीं लगानी है। तो ये नहीं, ऐसे नहीं आएगा कि वी डिस्कस्ड अबाउट द प्लान, तो वो गलत हो जाएगा, अबाउट नहीं आएगा। कॉन्टेक्ट दिया हो, फोन दिया हो, आंसर दिया हो, ये एक वर्ब की तरह दिया हो। इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, जैसे कि शी इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ द न्यूज़, ऐसे नहीं कि शी इन्फॉर्म टू हिम, टू दे रखा तो गलत, कभी भी इनके साथ में कोई भी प्रेपोजिशन नहीं आएगी। आपको सर को याद कैसे करें, मैंने यहाँ पे पूरी की पूरी लिस्ट बना दी है, एग्जाम्पल्स भी बहुत सारे दिए हैं, तो ध्यान रखना। डिस्कस, कॉन्टैक्ट, फोन, आंसर, इंस्ट्रक्ट, इन्फॉर्म, टैलेंट, एंटर, कुछ काफ़ी अच्छे हैं, अच्छे से पढ़ना। मैंने पूरा इसमें लिख रखा है, जैसे कि एंटर का एग्जाम्पल दिया है, रीच का एग्जाम्पल दिया है, अप्रोच का दिया है, विजिट का दिया है, क्लाइम का दिया है, मतलब कौन कौन से, उसको मैंने यहाँ पे बांट भी दिया है। जितने भी यहाँ पे वर्ब है वो किस कैटेगरी से रिलेट करता है, मतलब जैसे कि भाई ये वाला जो वर्ब है पहले वाला हमारा, जिसमें कम्युनिकेशन बेस था ये हमारा। सेकंड मूवमेंट और पोजीशन बेस है। थर्ड हमारा रिलेशनशिप पोजीशन वर्ब्स दे रखे हैं। फोर्थ हमारा एक्शन और जनरल वर्ब्स दे रखे हैं हमें डिक्लेयर तक। तो आप इसको अच्छे से पढ़ना, आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, राइट, 5 मैंने बता दिए, 6 से लेकर 10 तक हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।